नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। ये कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र है मिड टर्म की परीक्षा के लिए। इससे आपको मदद मिलेगी कि मिड टर्म में कैसा पेपर आने वाला है, किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। डीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो भी मिड टर्म के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वहाँ से यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं और आप देख सकते हैं पेपर का पैटर्न कैसे आने वाला है। वैसे तो आप कक्षा 9वीं पास कर चुके हैं और कक्षा 9वीं में जिस तरीके का प्रश्न पत्र आता था बिल्कुल वैसा ही पैटर्न कक्षा 10वीं का होता है। कक्षा 9वीं की परीक्षा के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कैसा पेपर बनता है, तो कक्षा 10वीं में भी पैटर्न वैसा ही रहता है। सिलेबस अलग है तो सिलेबस के हिसाब से आप इस प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। ये आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। तो आइए इसको पहले पूरा देख लेते हैं और बाद में विस्तार से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। सबसे पहला जो खंड होता है, कक्षा 9वीं में जो परीक्षा दी थी वहाँ पर भी 2 आपके अपठित गद्यांश आते हैं, आप देख सकते हैं। और हर एक गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 MCQ बेस्ड होते हैं और 2 के उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पर भी 2 अपठित गद्यांश है, कुल आपके 10 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं और 1 अपठित काव्यांश यहाँ पर पूछा गया है। कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है और यहाँ से भी 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं खंड 1 से। खंड 2 आपका व्याकरण से संबंधित होता है। व्याकरण में जो भी आपका पाठ्यक्रम है वहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से सवाल पूछे जा रहे हैं, तत्सम तद्भव से सवाल पूछे जा रहे हैं, रस से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सारे टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। आपके पाठ्यक्रम को पूरा विस्तार से मैंने एक वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड किया है, आप उसे देख सकते हैं। और चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई गई है जिसमें आपका मिड टर्म का पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है, प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं और साथ में फाइनल टर्म के लिए भी पूरा पाठ्यक्रम मैंने हल करवाया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं ये व्याकरण से संबंधित परिभाषाएं पूछी गई हैं। तो व्याकरण में भी MCQ वाले प्रश्न भी आते हैं और साथ में लिखित तौर पर उत्तर देने वाले प्रश्न भी आते हैं। तो इनको CRT और SRT बोलते हैं। MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको SRT बोलते हैं। सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप होते हैं ये, और साथ में जो रिटर्न वाले होते हैं उनको CRT बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स टाइप होते हैं। यहाँ पर आप रस से संबंधित प्रश्न देख सकते हैं और ये तत्सम तद्भव से संबंधित पूछा गया है। इनको विस्तार से अभी हम हल करेंगे, पहले पूरे प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। तीसरा खंड आप देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और 26 से लेकर 30 यानी कि कुल 4 सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो सफ़ेद रात कविता आपने पढ़ी है, भारतवर्ष की उन्नति आपने पढ़ी है और यहाँ पर अट नहीं रही है कविता आपकी इकाई 3 में शामिल की गई है, वो आप पढ़ लेंगे, वहाँ से सवाल पूछा गया है। साथ में बाल गोविंद भगत भी एक पार्ट है, वो भी आपकी इकाई 3 में शामिल किया गया है। एक वृक्ष की हत्या आप पढ़ ही चुके हैं, इकाई 1 का हिस्सा है। तो इस तरीके से प्रश्न 30 आपके यहाँ तक हो जाते हैं। जो चौथा खंड है वो आपका रचनात्मक लेखन से संबंधित होता है और यहाँ पर 3 सवाल पूछे जाते हैं। 31 संख्या में आप देख सकते हैं विज्ञापन लिखने के लिए दिया गया है, विज्ञापन लिखने के लिए दिया है और विज्ञापन लेखन आपने 9वीं कक्षा में भी सीखा था। यहाँ पर संवाद लेखन दिया गया है, आप देख सकते हैं। और तीसरा जो प्रश्न है उसमें आप देख सकते हैं निबंध लिखना है और साथ में यात्रा वृत्तांत लेखन दिया गया है। तो ये पूरा प्रश्न पत्र है। पूरा प्रश्न पत्र देखने के बाद आइए अब इसको विस्तार से हल कर लेते हैं। तो यही पैटर्न आपका रहने वाला है और जब आपकी परीक्षाएं होंगी मिड टर्म की तो उससे पहले आपका रेडीनेस पेपर भी होगा, तो वहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाती है। आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसा पैटर्न आने वाला है। जो भी आपका सिलेबस है उसको आपने अच्छे से पढ़ना है, तैयार करना है, अभ्यास करना है। तो यहाँ पर जो अपठित गद्यांश है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑन द स्पॉट ही आपको मिलेगा, पहले से आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उसी समय पढ़ना होता है और ये आपकी रीडिंग स्किल को एसेस करने के लिए दिया जाता है। आपको अच्छे से पता है एक क्राइटेरिया आपका क्या होता है, लिसनिंग वाला होता है। तो लिसनिंग वाला यहाँ तो हम एसेस कर नहीं सकते, लेकिन लिसनिंग के लिए ASL आपका होता है और बीच बीच में आपके जो अध्यापक होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटी करवाते हैं। B वाला जो क्राइटेरिया होता है आपका वो रीडिंग वाला होता है। तो यहाँ पर B वाला क्राइटेरिया यूज होगा और जब आप देखेंगे आपका जो प्रश्न पत्र होता है उसमें आगे का जो पेज होता है उसमें क्राइटेरिया भी लिखा हुआ होता है। तो इसको अच्छे से पढ़कर समझकर आप कितने अच्छे तरीके से उत्तर दे पाते हैं, तो इसलिए आपका रीडिंग क्राइटेरिया यहाँ पर एसेस होता है। आपका क्या होता है, स्पीकिंग। तो स्पीकिंग यहाँ पर एसेस नहीं हो सकता, स्पीकिंग आपका ASL में होता है। साथ में आपके टीचर्स कोई भी सवाल आपसे पूछते हैं, बीच बीच में जो एक्टिविटी करवाते हैं, तो वहाँ आपका स्पीकिंग हो जाता है। D आपका क्या होता है, राइटिंग। तो राइटिंग वाला असेसमेंट यहाँ पर होने वाला है। तो आपके 2 क्राइटेरिया यहाँ पर एसेस किए जाते हैं, B और D। A और C जो होता है वो पूरा साल चलता है, साथ में ASL में एसेस किया जाता है। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश है वो आप खुद से पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद जो भी विषय वस्तु है आपको खुद ही समझनी होती है। हाँ, यहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं हिंदी के जिनके मीनिंग आपको पता नहीं होता, तो आइए जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। वैसे तो इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर, लेकिन जल्दी से हम इसे पढ़ लेते हैं।
तो यहाँ पर बताया गया है गांधी युग प्रधान रूप से स्वाधीनता प्राप्ति के लिए राजनीतिक संघर्ष का युग रहा है। तो गांधी युग जो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, आप अपनी एसएसटी में भी पढ़ते हैं। तो स्वाधीनता प्राप्ति यानी कि आज़ादी की प्राप्ति के लिए जो राजनीतिक संघर्ष किया गया है, तो गांधी जी का जो युग था उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किंतु उसका प्रभाव हिंदी क्षेत्र की सांस्कृतिक चेतना पर भी पड़ा। तो हिंदी क्षेत्र जो है हिंदी भाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि पूरे भारतवर्ष को एक करने के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण साधन बन गई थी और हिंदी भाषा ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह युग वस्तुतः यथार्थ चित्रण और स्वप्निल कल्पना का युग है। यथार्थ चित्रण यानी कि वास्तविकता और साथ में स्वप्निल यानी कि कल्पना के आधार पर सपने देखने का युग आप कह सकते हैं। सभी भारतीय एक सुनहरा सपना देख रहे थे कि कब भारत आज़ाद होगा। इसमें एक और प्रेमचंद का यथार्थवादी लेखन है, तो प्रेमचंद का नाम आप जानते ही हैं। तो इसी के साथ छायावादी स्वपन लोग भी है। तो छायावादी युग में क्या लिखा गया, कुछ ऐसी कविताएं लिखी गई जो कल्पना के आधार पर थी। कुल मिलाकर इस युग का साहित्यिक लोक शक्ति साधना का साहित्य है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य की बात की जा रही है कि गांधी युग में किस प्रकार से हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे उसका विकास हुआ है। उस साधना का जिसकी सिद्धि स्वाधीनता प्राप्ति के रूप में हुई। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाओं और आम चुनाव के भारतीय समाज विशेषतः ग्रामीण समाज की स्थिर एक रास्ता टूटने लगी। भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ाद होने के बाद बहुत सारी योजनाएं चलाई गईं, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं का नाम आपने सुना है। आम चुनाव होने लगे, लेकिन लोगों का जो विश्वास है वो धीरे धीरे टूटने लगा। क्यों टूटने लगा? क्योंकि शिक्षित युवक जो थे वो बेरोजगार होने लगे। रोजगार के लिए देहात क्या होता है, गाँव छोड़कर नगर महानगरों में बसने लगे। इससे एक और तो अतीत की स्मृति की कचोट पर आधारित आंचलिक प्रवृत्ति आई, यानी कि उनका जो गांव था, उनका जो परिवार था, उनकी जो पहचान थी वो छूटने लगी। और दूसरी ओर संयुक्त परिवार के टूटने की प्रक्रिया से नगरों महानगरों के युवकों में एक प्रकार के अलगाव अजनबीपन की भावना उभरी, यानी कि शहरीकरण होने लगा। गांव में रोजगार के साधन बचे नहीं थे और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ज़्यादातर युवक किस तरफ जाने लगे, शहर की तरफ। इससे संयुक्त परिवार टूटने लगे और परिवारों की जो नींव थी वो कमज़ोर होने लगी और लोग अलगाव में रहने लगे, एक अलग थलग जिंदगी जीने लगे और एक दूसरे से अजनबी होते चले गए। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जो आशाएं आकांक्षाएं उभरी थी, लोगों के मन में बहुत आशा थी, अगर हम आज़ाद हो जाएंगे तो इस तरह का जीवन जिएंगे, भारत ऐसा होगा। तो वो धीरे धीरे क्या होने लगी, वो धीरे धीरे पूरी नहीं होने लगी। उनकी पूर्ति न होने से निराशा और मोह भंग का भाव भी दिखाई पड़ा। लोग निराश होने लगे और लोगों को लगा कि जैसा हमने सोचा था वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। इसके विपरीत शिक्षा के प्रचार से दलित चेतना एवं नारी चेतना का उभार दिखाई पड़ने लगा। दलित लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनमें चेतना आई, साथ में नारी चेतना आई और उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त होने लगी। शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। उधर भूमंडलीकरण और उत्तर आधुनिकता का दबाव भी किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ रहा था। भूमंडलीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से जोड़कर आप इसे देख सकते हैं। जब बहुत सारे देश मिलकर एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण। उत्तर आधुनिकता क्या है कि अंग्रेजों के प्रभाव से हम मुक्त नहीं हो पाए, आज़ाद तो हम हो गए, तो किस तरह से हम आधुनिकता के पीछे भागने लगे और इसका जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं जीवन पर दिखाई देने लगा, लोगों के जीवन पर पड़ रहा था। ये दबाव चिंतन पर ज़्यादा है, साहित्य सर्जना पर कम। साहित्य संस्कृति को व्यवसाय बनाने वाली शक्तियाँ अवश्य इस स्थिति से लाभ उठाने की ताक में थी और बहुत सारी व्यवसाय बनाने वाली शक्तियां इसका फ़ायदा उठाने लगी। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है। कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जिन्हें समझने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो 1 से 2 बार आप आराम से इसे पढ़िए, क्योंकि आपको पढ़ने का पूरा समय दिया जाता है। पेपर आपको 15 मिनट पहले मिल जाता है, तो बड़े आराम से आप अपना समय बर्बाद ना करते हुए, इधर उधर ना देखते हुए, अपना पूरा का पूरा जो गद्यांश होता है उसे आप पहले ही पढ़ लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 बार आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 5 प्रश्न हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इन सभी के उत्तर आप सही दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो 3 प्रश्न आपके MCQ बेस्ड होते हैं, जिनको SRT भी कहते हैं। तो गांधी युग का प्रभाव हिंदी क्षेत्र पर किस रूप में पड़ा? अभी हमने देखा था सांस्कृतिक चेतना के रूप में पड़ा। तो MCQ जो आपके प्रश्न है वहाँ पर सिर्फ आपको टिक लगाना होता है। सामाजिक चेतना, आर्थिक चेतना, वैज्ञानिक चेतना, इसकी बात नहीं हुई है। दूसरा आप देख सकते हैं, शिक्षित युवक देहात को छोड़कर, देहात क्या होता है, गाँव होता है, तो देहात को छोड़कर नगरों और महानगरों की तरफ क्यों बसने लगा? क्योंकि रोजगार के साधन वहाँ पर नहीं मिल रहे थे, तो रोजगार की तलाश में वो शहरों की ओर, महानगरों की ओर बढ़ने लगा। किसके प्रभाव से दलित चेतना एवं नारी चेतना में उन्नति देखी गई? तो किसके प्रभाव से? शिक्षा के प्रभाव से। हमने पढ़ा शिक्षा के प्रभाव से दलित चेतना और नारी चेतना आने लगी
उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त होने लगी। तो 3 MCQ बेस्ड थे, आसान है, और यहाँ पर 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर आपको स्पेस दिया जाता है और वहाँ पर लिखना होता है। तो 40 से 50 शब्दों में यानी कि 4 से 5 पंक्तियों में विस्तार से आपने लिखना होता है। तो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद आम जनमानस का मोह भंग किन कारणों से हो गया? किन कारणों से हो गया? क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था, जो आशाएं और आकांक्षाएं थी वो उनकी पूरी नहीं हो पाई, रोजगार के साधन उनको मिल नहीं रहे थे, भूमंडलीकरण की समस्या बढ़ने लगी थी और साथ में आधुनिकता का प्रभाव भी दिखाई देने लगा था। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। संयुक्त परिवार के टूटने के कौन से कारण रहे होंगे? संयुक्त परिवार क्यों टूट रहे थे? क्योंकि गांवों से लोग शहरों की ओर जा रहे थे अपने परिवार को छोड़कर, क्योंकि उनके पास रोजगार के साधन नहीं थे और धीरे धीरे आधुनिकता का प्रभाव भी पड़ रहा था। लोग परिवार की बजाय एकल जीवन जीना चाह रहे थे और किस तरीके से भूमंडलीकरण की वजह से और शहरीकरण की वजह से संयुक्त परिवार टूटने लगे। तो ये सारी बातें आप यहाँ से 40 से 50 शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको स्पेस दिया जाएगा। तो ये पूरा एक गद्यांश था जिसके 5 प्रश्न थे। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा गद्यांश है और यहाँ पर भी आपकी रीडिंग स्किल एसेस की जा रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस गद्यांश को पढ़कर 6 से 10 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं और MCQ बेस्ड में आपने सही का निशान लगाना है। मनुष्य के शरीर में आंसू भी गड़े हुए खजाने की तरह होते हैं। खजाना बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को रोना नहीं चाहिए। रोना हमारी कमजोरी की निशानी है, लेकिन हमेशा रोना कमजोरी नहीं होता है। रोना हमारी भावनाएं भी व्यक्त करता है और एक ऐसा खजाना होता है जो सही समय पर दिखाने पर बहुत ही अनमोल होता है। जैसे कभी कोई नाजुक वक्त आ पड़ने पर संचित पूंजी, संचित क्या होती है? जमा की हुई पूंजी, यानी कि जो धन दौलत होती है काम आती है। उसी तरह हर्ष यानी कि खुशी में, शोक यानी कि दुख में, भय यानी कि डर में, प्रेम यानी कि प्रेम के भाव में, उनको प्रकट करने के लिए जब इंद्रियां स्थगित होकर हार मान बैठती है तब आंसू ही उन भावों को प्रकट करने में सहायक होते हैं। तो कभी कभी हम अपने मन की बातों को अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन हमारी आंखों के आंसू कह देते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। चिरकाल के वियोग के उपरांत, चिरकाल यानी कि बहुत लंबे समय के, वियोग यानी कि बिछड़ने के उपरांत जब किसी दिली दोस्त से मुलाकात होती है, कोई बहुत ही गहरा हमारा दोस्त होता है, सच्चा मित्र होता है, उससे अचानक से मुलाकात होती है, तो उस समय हर्ष और प्रमोद, हर्ष यानी कि खुशी, प्रमोद यानी कि आनंद के उफान में अंग अंग ढीले पड़ जाते हैं। वाष्प गद कंठ रुंध जाता है, तो हमारा जो गला होता है वो बोल नहीं पाता है आंसुओं के प्रभाव से, यानी कि हम रुआंसे हो जाते हैं, खुशी के आंसू होते हैं। जिह्वा इतनी स्थिल पड़ जाती, स्थिल यानी कि ढीली पड़ जाती है कि उससे मिलने की खुशी को प्रकट करने के लिए एक एक शब्द मानो बोझ सा मालूम पड़ता है, तो हम बोल नहीं पाते, हमारा गला एकदम से रुक जाता है, रुंध जाता है। इसके पहले कि शब्दों से वह अपना असीम आनंद प्रकट करे, सहसा आंसू की नदी उसकी आंखों से उमड़ आती है और नेत्र के पवित्र जल से वह अपने प्राण प्रिय को नहलाता हुआ उसे बगलगीर, बगलगीर क्या होता है? गले लगाना, करने को हाथ फैलाता है। तो ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं। आपका भी कोई ऐसा दोस्त हुआ होगा या परिवार का कोई सदस्य जिनसे हम बहुत दूर रहते हैं और अचानक से जब मिलते हैं तो हम कुछ बोल नहीं पाते, सीधे गले लगाने के लिए आतुर हो जाते हैं और हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, आप सभी ने पढ़ा भी है, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से सुना भी है। सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं और इतने वर्षों के बाद जब वो मिलते हैं तो उनकी आंखों से इतने आंसू आते हैं कि वो परात का जो पानी होता है वो छूते भी नहीं है और अपनी आंखों के आंसू से ही अपने मित्र सुदामा के पैर धो देते हैं। सच्चे भक्त और उपासक की कसौटी भी इसी से हो सकती है। तो देखो, सच्चे भक्त और उपासक, सच्चे भक्त और उपासक, जो सच्चा भक्त होता है उसकी कसौटी यानी कि उसकी परीक्षा भी इससे ली जा सकती है। जब वो अपने आराध्य से मिलता है, जब वो अपने देवता से मिलता है, तो इसी प्रकार से उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अपने उपास्य देव यानी कि जिसकी वो प्रार्थना करता है, जिसकी भक्ति करता है, जिसकी उपासना करता है, का नाम संकीर्तन में जिसे अश्रुपात न हुआ। देव के नाम संकीर्तन, संकीर्तन यानी कि उसके भजन करने में, उसका नाम याद करने में अगर उसकी आंखों से आंसू नहीं आए, मूर्ति के दर्शन कर प्रेम अश्रुपात, प्रेम अश्रुपात यानी कि प्रेम के कारण आंखों से आंसू बहना से जिसने उसके चरण कमलों का अभिषेक न किया, उस व्यक्ति को भक्ति के आभास मात्र से क्या फल। तो यहाँ पर एक सच्चे भक्त की कसौटी भी बताई गई है। कसौटी का मतलब क्या होता है? लक्षण, यानी कि उसकी जो परीक्षा ली जाए तो सच्चा भक्त जो होता है वो अपने ईश्वर को याद कर कर उसकी भक्ति में उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। उसके तार जो होते हैं दिल के, वो सीधे भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। अगर ऐसा कोई नहीं कर पाया है अभी तक, ऐसा उसके जीवन में कभी अनुभव नहीं हुआ है, यानी कि उसकी भक्ति अभी सच्ची नहीं है और उसकी भक्ति को और तपाने की जरूरत है, उसको और अधिक ध्यान केंद्रित करके अपने उपास्य देव की आराधना करने की जरूरत है।
यहाँ पर ये पूरा गद्यांश था। यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया है, लेकिन पेपर में आपने खुद ही समझना है और यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं तो एक दो बार आप पढ़ेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। हमारा वाष्प गद कंठ कब रुक जाता है? तो ये गड लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइपिंग एरर आप कह सकते हैं। कब रुक जाता है, कब हम बोल नहीं पाते हैं? जब बहुत दिनों के बाद किसी घनिष्ठ मित्र के मिलने पर एकदम से हमारी आवाज़ बंद हो जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हाथ फैलाकर हम उसको बगलगीर करना चाहते हैं, यानी कि गले लगाना चाहते हैं। आंसू की तुलना किससे की गई है? तो आंसू जो होता है वो क्या होता है? जमा की हुई पूंजी के समान है। संचित धन, संचित पूंजी, खर्च किया हुआ, जमा किए हुए। जल, जल तो नहीं है, पूंजी है, संपत्ति है। और कैसी संपत्ति है? जमा की हुई। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे काम आती है, हमारे रिश्तों को मजबूत करती है। बगलगीर का अर्थ क्या होता है? अभी हमने बात की है। बगलगीर क्या होता है? गले मिलना। तो बगलगीर, बगल में खड़ा करना, अगर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बगल से निकल जाना, ठीक है, लेकिन ये आपको समझने का प्रयास करना है। बगलगीर करना यानी कि गले मिलना। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती होने की संभावना हो सकती है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये 3 प्रश्न MCQ बेस्ड थे। आगे यहाँ पर आपको लिखित उत्तर देना है, बिल्कुल जैसे पहले गद्यांश में किया था। सच्चे भक्त और उपासक की कसौटी क्या है? कोई 4 बिंदु लिखिए। तो सच्चा भक्त और उपासक जो होता है वो जब संकीर्तन करता है, भजन करता है, तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। जब वो मूर्ति को देखता है, अपने देवता की मूर्ति को देखता है, तो अपनी आंखों के आंसू से उसका अभिषेक करता है। उनकी भक्ति में इस तरह से लीन हो जाता है कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो ये बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे मनोभावों को प्रकट करने में आंसू किन किन परिस्थितियों में सहायक होते हैं? तो ये देखो, आप गद्यांश से संबंधित करके और अपने आम जीवन से संबंधित करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जब हम किसी के साथ हृदय से जुड़ाव महसूस करते हैं तो उसके लिए जो भावनाएं हमारे मन में होती हैं, तो वो भावनाएं आंसू के रूप में अभिव्यक्त हो जाती हैं। जब कोई अपना प्यारा हमसे बिछुड़ जाता है तो बिछुड़ने पर भी हमें बहुत दुख होता है और आंसू के रूप में अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। जब हम किसी से सच्ची भक्ति करते हैं, सच्ची प्रार्थना करते हैं, सच्ची आराधना करते हैं, तो इतना आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कभी कभी हम इतना खुश हो जाते हैं कि खुशी से भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी हमें ईश्वर का धन्यवाद देने का मन करता है और ऐसे लगता है कि हमारे पास सब कुछ है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण के रूप में आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11 से 15 के बीच में यहाँ पर आपको एक काव्यांश दिया गया है, तो वहाँ से आपको उत्तर देने हैं। और ये जो है आपकी कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ये कविता संगतकार है और NCERT की पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है, लेकिन ये DBSC बोर्ड में हम नहीं पढ़ते हैं, तो अपठित काव्यांश के रूप में यहाँ पर दे दी गई है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तो यहाँ पर एक गायक के बारे में बताया गया है कि जो गायक होता है तो वो अलग अलग सुर में गाता है, और जो मुख्य गायक होता है, प्रधान गायक होता है, मेन सिंगर होता है, वो सबसे आगे होता है और उसका साथ देने वाले, उनको क्या कहते हैं? संगतकार कहते हैं। संगतकार होते हैं जो साथ देने वाले होते हैं। तो तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, किसका गला? जो मुख्य गायक होता है, जब वो किसी सुर को ले रहा होता है, किसी महत्वपूर्ण सुर को साधने लगता है और उसका गला बैठ जाता है बार बार अभ्यास की वजह से। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता है, और उसकी प्रेरणा अब साथ छोड़ने लगती है, वो थक जाता है, उसका उत्साह क्या हो जाता है? अस्त होना। अस्त होना यानी कि कम हो जाना। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हो, उसकी आवाज़ में अब वो खनक नहीं रहती। तभी मुख्य गायक को ढांढस बधाता। ढांढस बधाना क्या होता है? उसका हौसला बढ़ाना, उसको मायूस होने से बचाने के लिए कहीं से चला आता, यानी कि जो पीछे बैकग्राउंड सिंगर होते हैं वो क्या करते हैं? अचानक से उसको सुर को संभालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, कि पूरे के पूरे समूह में, समूह गायन में वो अकेला नहीं है, वे भी उनके साथ हैं। और यह है कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर की ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो बैकग्राउंड सिंगर जो होता है वो थोड़ी धीमी आवाज़ में गाता है, क्योंकि अगर वो बहुत ही बुलंद आवाज़ में गाएगा तो कहीं ना कहीं जो मुख्य गायक होता है उसका अपमान समझा जाएगा। तो वो एक कोशिश करता है, लेकिन ये जो कोशिश होती है उसकी विफलता नहीं होती बल्कि सफलता होती है। वो मनुष्यता का साथ देता है, मानवता के नाते वो अपने मुख्य गायक को हौसला बढ़ा रहा है, उसको साथ दे रहा है, ताकि वो दोबारा से उत्साहित होकर गा सके और इस राग को पूरा कर सके। एक परिस्थिति यहाँ पर बताई गई है। तार सप्तक क्या होता है? गाने में अनेक सुर होते हैं, उसमें जो सबसे ऊंचा सुर लगाया जाता है उससे संबंधित यहाँ पर तार सप्तक का प्रयोग किया गया है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका, इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गला किसका बैठने लगता है? जो मुख्य गायक होता है, यानी कि प्रधान गायक होता है।
गाने के इच्छुक संगीत प्रेमियों का ऐसा नहीं, वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों के लिए ऐसा भी नहीं है। संगीतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है? कब करता है? जब उसका कंठ कमजोर होने तथा प्रेरणा एवं उत्साह में गिरावट आने पर। जब वो बिल्कुल उदास हो जाता है, उसकी प्रेरणा काम नहीं करती है और वो बिल्कुल निरुत्साहित हो जाता है, तब वो उसकी सहायता करता है। कभी कभी संगीतकार गायक का यूं ही साथ क्यों देता है? अपने आप को उसके समकक्ष प्रदर्शित करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। उसे ये संदेश देने के लिए कि वह स्वयं को अकेला ना समझे, तो ये बिल्कुल सही है। वह उसको एहसास दिलाना चाहता है कि वो खुद को अकेला ना समझे, पूरे के पूरे समूह गायन में वे सभी उसके साथ हैं। उसे विश्वास होता है कि बीच बीच में गाने के गीत की मधुरता बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। तो आप सारे विकल्प पढ़कर देख सकते हैं सबसे सही विकल्प कौन सा है, बी। और यहाँ पर बाकी के 2 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपने लिखने हैं। संगीतकार की हिचकती आवाज़ उसकी विफलता क्यों नहीं है? क्योंकि वो अच्छे से समझता है उसकी जिम्मेदारी क्या है। उसकी जिम्मेदारी है सिर्फ मुख्य गायक का साथ निभाना। मुख्य गायक से ज़्यादा ऊंचा सुर वो नहीं लगा सकता है। वो उसकी हिचकती आवाज़ जो होती है उसकी विफलता नहीं है बल्कि सफलता है, क्योंकि वो मानवता के नाते मुख्य गायक का साथ देना चाहता है, उसकी प्रेरणा बनना चाहता है, ना कि अपनी कला का प्रदर्शन उसके सामने करना चाहता है। संगीतकार कौन होता है और उसकी अनुपस्थिति मुख्य गायक को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो संगीतकार कौन होता है? मुख्य गायक का साथ देने वाला होता है और उसकी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है। अगर वो उपस्थित नहीं रहेगा तो मुख्य गायक जो है वो पूरा का पूरा गायन अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे सुर और ताल ऐसे होते हैं जो मुख्य गायक के साथ साथ संगीतकार उसका साथ निभाने के लिए गाते हैं। तो यहाँ पर पूरी बातें आप लिख सकते हैं। अब देखो, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, अगर समझ में आ जाता है तो बहुत ही आसान है, लेकिन ऑन द स्पॉट पेपर में समझने के लिए इतना समय नहीं रहता है, थोड़ा पेपर का प्रेशर भी रहता है, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ से जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे तो आसान होते हैं, अगर आप इसे समझ जाते हैं, और नहीं समझते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। आगे आप देख सकते हैं दूसरा खंड है, व्याकरण से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। 16 से 20 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो MCQ बेस्ड है, और यहाँ पर आपने सही का निशान लगाना है। तो सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय आपने अच्छे से पढ़े हैं, 9वीं कक्षा में भी आपने पढ़े हैं। जो शब्दांश प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द नहीं होते बल्कि शब्दांश होते हैं। उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो सावधानी में आप ध्यान से देखिए, सावधान आपने सुना भी है। सावधान हमारा मूल शब्द है और इसके पीछे बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई आपका यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है। तो यहाँ पर आपने ऐसे ही नहीं तोड़ना कि साव अलग हो गया, धानी अलग हो गया, आनी अलग हो गया, ई अलग हो गया, और ई भी देखो बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा, तो दूसरा विकल्प सही है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगते हैं। तो संस्कार में जो बिंदु होता है ये म के साथ यहाँ पर इस तरीके से उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, सम और कार। और इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। संसार पूछा जाता है तो सम जमा सार हो जाएगा। संस्कृति पूछा जाता है, सम जमा कृति हो जाएगा। तो एक ही पैटर्न से यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखो, सम यहाँ पर सबसे सही है, सन भी नहीं आएगा। बोलने में संस्कार तो हमें लगता है सन हो सकता है, लेकिन सन नहीं होगा, संस भी नहीं होगा, क्योंकि आधा स है, तो इसमें भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन संधि के नियम लगे हैं और सम जमा कार। ऐसे ही संसार पूछ लिया जाता है, संस्कृति पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके के जो आपके शब्द होते हैं उसमें जो बिंदु होता है उसकी आवाज़ न की आती है, लेकिन जब हम उसका उपसर्ग अलग करते हैं तो वहाँ पर म का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े से बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो आपने तद्भव शब्द का चयन करना है। तो योगी तत्सम है, मार्ग भी तत्सम है, भाद्र भी तत्सम है, और हल्दी जो है वो तद्भव है। क्योंकि अगर संस्कृत की बात करें तो हरिद्रा इसे कहते हैं। हल्दी को क्या कहते हैं? हरिद्रा कहते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हल्दी। जुगुप्सा यानी कि घृणा का जो भाव होता है, स्थायी भाव किस रस में होता है? तो रस आप विस्तार से पढ़ेंगे, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा। रस के टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है, परिभाषाएं भी आपको अच्छे से याद करनी है, उदाहरण भी याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। तो जुगुप्सा का जो भाव होता है वो विभत्स रस में होता है। जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आप इसे समझ जाएंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर उठा। तो क्रोध के मारे, जहाँ क्रोध के भाव होते हैं, अगर मान लो इसका अर्थ आपको पता भी नहीं है तो भी आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, संकेत ले सकते हैं। जहाँ पर क्रोध के भाव होते हैं वहाँ पर क्या होता है? रौद्र रस होता है। जहाँ पर दुख के भाव होते हैं वहाँ पर क्या होता है? करुण रस होता है। जहाँ पर वीरता का भाव होता है, साहस और उत्साह होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? वीर रस होता है।
और भयानक रस में क्या होता है, डर का भाव होता है, भय का भाव होता है। तो यहाँ पर क्या है, क्रोध के भाव हैं, तो यहाँ पर रौद्र रस है। आगे के जो प्रश्न है व्याकरण से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर उत्तर आपको लिखने हैं। भयानक रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण के साथ पूरी परिभाषा आपने लिखनी है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में भय के भाव उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पर भयानक रस होता है। और कोई भी कविता की पंक्तियाँ यहाँ पर आपने लिखनी है जहाँ पर भयानक रस का प्रयोग किया हो। तो सारे के सारे जो रस होते हैं उनकी परिभाषाएं आपको याद करनी है और एक एक उदाहरण अवश्य याद करना है, क्योंकि इस तरह के सवाल जब पूछे जाते हैं तो आपको उदाहरण याद होना चाहिए। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थायी भाव क्या होता है, शुरू से लेकर आखिर तक किसी भी काव्य में वह मौजूद रहता है। मान लीजिए अगर आप वीर रस का काव्य पढ़ रहे हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक वीर रस यानी उत्साह के भाव वहाँ पर होते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक जो भाव स्थिर रूप से होता है वो स्थायी भाव होता है। और संचारी भाव क्या होता है, बीच बीच में कुछ समय के लिए कुछ ऐसे भाव होते हैं जो आते हैं और फिर चले जाते हैं। इनको व्यभिचारी भी कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और स्थायी भाव कितने होते हैं, 9 होते हैं। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो यहाँ पर भी आपने विस्तार से उत्तर देना है। ग्राम आपका संस्कृत में होता है और तद्भव यहाँ पर पहले ही मैंने लिख दिए हैं। कृषक का किसान होता है, अन्न का अनाज होता है और भिक्षुक का भिखारी होता है। दुर्दिन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। तो दुर्दिन आपका दुर यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है, और दिन यहाँ पर क्या है, आपका मूल शब्द है। अ उपसर्ग के योग से 3 शब्द बनाइए। तो ये आसान है, आप बना लेंगे। अस्वस्थ, अस्वीकार, अविश्वास, असंभव, और भी बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। तो ये कुल आपके 2 खंड थे। तीसरा खंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जितने भी पाठ आपने पढ़े हैं कुल आपके 6 पाठ हैं, तो यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। सफ़ेद रात कविता ग्रामीण और शहरी जीवन के बदलावों को किन रूपों में अभिव्यक्त करती है। तो सफ़ेद रात कविता जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं आलोक धनवा जी हमें बताने का प्रयास करते हैं कि पुराने शहर की छत पर खड़े होकर वो चांदनी रात में देख रहे हैं, नीचे फुटपाथ है और किस तरीके से शहरों का जीवन है। लेकिन अचानक से उसको एक जंगल की रात याद आ जाती है, गांव की रात याद आ जाती है, और कितना सुकून था, इतने सालों के बाद वो भूल नहीं पा रहा है। तो ग्रामीण और शहरी जीवन में बहुत बदलाव आ गए हैं। गाँव में अभी भी वो शांति हम महसूस कर सकते हैं, इतना बदलाव नहीं आया है, लेकिन शहर पूरी तरह से बदल गए हैं। और शहर इस कदर बदल गए हैं कि हम इतने अजनबी हो गए हैं कि हमें एक दूसरे से लेना देना नहीं रहा है। यानी कि मानवता की भावना धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। और वहाँ पर फुटपाथ पर सोने वाले जो लोग हैं, विस्थापित जो लोग हैं, उनकी बातें भी वो बताते हैं। हिंसा कैसे शहरों में बढ़ती जा रही है, गाँव में अभी भी ये कम मात्रा में है, लेकिन शहरों में किस तरह से बदलाव आ गए हैं। तो ये पूरी बातें जो जो आपको कविता के हिसाब से समझ में आती है आप लिख सकते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, पाठ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय के अनुरूप भारतवर्ष की उन्नति न हो पाने के कारण गिनाए हैं। आपके अनुसार वर्तमान समय में भारतवर्ष की उन्नति न हो पाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो अपनी रियल लाइफ से आपने कनेक्ट करना है। बिंदुओं में अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर विस्तार से आपने लिखना है। तो बेरोजगारी की समस्या आप कह सकते हो, भ्रष्टाचार की समस्या आप कह सकते हो, अशिक्षा की समस्या आप कह सकते हो, गरीबी की समस्या हम कह सकते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आप कह सकते हैं, प्रदूषण की समस्या आप कह सकते हैं। तो आजकल जो जो समस्याएं आपको अपने आसपास अपने आम जीवन में दिखाई देती है वही आपने यहाँ पर लिखनी है और उनके कारण भी बताने का प्रयास करना है। तो जितना आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे उतना ही आपका उत्तर बेहतर हो पाएगा। अन्य ऋतुओं की तुलना में फागुन मास तो अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता आप पढ़ेंगे इकाई 3 में। तो वहाँ पर फागुन मास मानव हृदय को क्यों आकर्षित करता है, क्योंकि फागुन के महीने में, फागुन का महीना कब आता है, मार्च के अंतिम समय में या मार्च के मिड में आता है, और होली का त्यौहार उसके आसपास मनाया जाता है। तो ना ही गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है, मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, पूरा वातावरण इतना मनमोहक हो जाता है कि हमारे मन को सुकून देता है। और साथ में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। आसपास की प्रकृति को देखकर हमारा मन इतना आनंदित हो जाता है कि फागुन का महीना जो होता है मानव हृदय को बहुत ही आकर्षित करता है। तो यहाँ पर इतनी सुंदरता होती है कि कवि के मन में समा नहीं रही होती है। कविता जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे। महान समाज सुधारक कबीरदास पर बाल गोविंद भगत की अगाध श्रद्धा के क्या क्या कारण रहे होंगे। तो कबीरदास जी के दोहे आपने कक्षा 9 में पढ़े हैं और वो समाज सुधारक थे, जाति पाति का खंडन करने वाले थे, धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन करने वाले थे। किस तरह से उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, और इन सभी बातों से बाल गोविंद भगत भी क्या हुए, प्रभावित हुए। और जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बाल गोविंद भगत जो है वो बहुत ही उसूलों वाले व्यक्ति थे, कबीर जी को अपना साहब मानते थे और किस तरीके से वो सारे काम करते हैं।
बाल गोविंद भगत अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं मनाते हैं, बल्कि खुशी मनाते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। साथ में जो उनकी पतोहू होती है, उनकी पुत्र वधू होती है, उसका दूसरा विवाह करने के लिए उसके भाई को बुलाकर मायके भेज देते हैं और अपना काम स्वयं करते हैं। अंतिम समय तक भी वो किसी की मदद नहीं लेते हैं। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार से कबीर दास जी से इतना प्रभावित है और अपने जीवन में अनेक ऐसे कार्य करते हैं जो समाज को सुधारने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो जो पाठ पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे। एक वृक्ष की हत्या कविता के आधार पर बताइए कि कवि घर, शहर और देश के बाद किन किन चीज़ों को बचाने की बात करता है। तो वो नदियों को बचाने की बात करता है, नदियों को नाला होने से बचाने की बात करता है, जंगलों को काटने से बचाने की बात करता है और साथ में मनुष्य को जंगल हो जाने से, यानी कि मनुष्य की जो मानवता है, जो मनुष्यता है, उसको बचाने की बात करता है। तो किस तरीके से आज हम स्वार्थी हो गए हैं, प्रकृति के साथ तो नुकसान कर ही रहे हैं और साथ में हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ भी नहीं रहे हैं और प्रदूषण इतना बढ़ता चला जा रहा है कि जो नदियां हैं वो दूषित हो रही हैं, जो हवा है वो दूषित हो रही है, खान पान है वो दूषित हो रहा है। तो इतना प्रदूषण बढ़ गया है। इन सबको बचाने के लिए यहाँ पर कवि एक वृक्ष की हत्या कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें इन सबको बचाने की आवश्यकता है, वरना हमारा जीवन स्वस्थ नहीं रह पाएगा, हम खतरे में पड़ सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं खंड 4 है, ये रचनात्मक लेखन से संबंधित है। यहाँ पर 3 सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 40 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है और विज्ञापन आपको अच्छे से पता है। आपने एक सीमा रेखा के अंदर एक बॉक्स बनाकर और उसका एक शीर्षक आपने देना होता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखने होते हैं। उससे संबंधित अगर आप चित्र बना देते हैं तो ये बहुत अच्छा है। गागर में सागर आपको भरनी होती है और बहुत कम शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन आपको तैयार करना होता है। तो यहाँ पर विषय दिए गए हैं, 2 में से कोई एक आपको करना है। आपने एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोला है, योगा ट्रेनिंग सेंटर आपने खोला है और इस संबंध में युवाओं को आकर्षित करने वाला एक विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पर कई बार बच्चे प्रशिक्षण केंद्र को समझ नहीं पाते हैं, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। योग प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ट्रेनिंग सेंटर आपने खोला है, तो उससे संबंधित करके आपने एक विज्ञापन तैयार करना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस केंद्र में आ सकें और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग ले सकें। या फिर हरियाली पौधशाला, नर्सरी आप कह सकते हैं, कि पौधों की बिक्री बढ़ाने हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और पौधों को खरीदें और पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण अभियान चलाएं और अपने घरों में भी पौधे लगा सकते हैं। तो एक ऐसा विज्ञापन आपने तैयार करना है ताकि लोग आपके पास आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधे बिक सकें। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर संवाद लेखन है। संवाद लेखन भी आपने अपने पाठ्यक्रम में देखा है। भारतीय संगीत के प्रति अपने लगाव को प्रकट करते हुए एक विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में, तो आपको परिस्थिति दी जाएगी, सिचुएशन क्या है, एक विद्यार्थी और एक अध्यापक है और भारतीय संगीत के प्रति अपना लगाव दिखाने के लिए उन दोनों का लगाव है भारतीय संगीत के प्रति, तो कैसी बातचीत उनके बीच में हो सकती है आपने कल्पना करनी है और आपने ये पूरा संवाद लिखना है। या फिर आप दिल्ली में आई बाढ़ के विषय में 2 मित्रों के मध्य होने वाला संवाद लिखिए। तो दिल्ली में कुछ समय पहले बाढ़ आई थी, तो ऐसे ही कोई परिस्थिति आपको दे दी जाएगी जिसकी कल्पना आपको करनी है और यहाँ पर 2 मित्रों के बीच में किस तरह का संवाद हो सकता है, तो आपने अपने दिमाग से सोचना है, कल्पना करनी है और उसके आधार पर लिखना है। अंतिम प्रश्न आप देख सकते हैं, ये निबंध लेखन है। यहाँ पर निबंध लिखना है, तो निबंध का विषय दिया गया है इंटरनेट का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये बिंदु होते हैं ना, कई बच्चे इनको पढ़ते नहीं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इंटरनेट का अर्थ, पहला पॉइंट आप ये बना सकते हैं, इंटरनेट का अर्थ क्या होता है, उसको अच्छे से आप विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। आज की आवश्यकता इंटरनेट, तो आज के ज़माने में इंटरनेट की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है, इंटरनेट का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपसंहार क्या होता है, निष्कर्ष होता है। तो ये जो बिंदु दिए होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन आप कह सकते हैं। तो इन बिंदुओं को ही हेडिंग बनाकर आपको निबंध को अच्छे से विस्तार से लिखना चाहिए, ये आपकी मदद करेंगे। या फिर अगर ये आप नहीं लिखना चाहते तो यात्रा वृत्तांत के बारे में आप लिख सकते हैं, आपके द्वारा की गई किसी गाँव की यात्रा। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ आप पढ़ते हैं और साना साना हाथ जोड़ी पाठ मधु कांकरिया जी का पाठ है जिसमें उन्होंने यात्रा की है, हिमालय की यात्रा की है, सिक्किम की तरफ वो जाती हैं। तो आपने भी गांव में अवश्य गए होंगे, गर्मी की छुट्टियों में आप जाते हैं, जब भी आप गए हैं या नहीं भी गए हैं तो कल्पना करके आप अपनी यात्रा के बारे में एक यात्रा वृत्तांत लिखना है। तो दोनों में से एक प्रश्न आपने हल करना है।
तो ये पूरा प्रश्न पत्र था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, आपकी मदद हुई होगी। पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए सिलेबस कैसा है, कितने प्रश्न आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपका, मैं बार बार कह रही हूँ, एक रेडीनेस पेपर भी होता है, तो वहाँ से भी आपको मदद मिल जाती है। बाकी इस पेपर को भी आप हल करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। आपके जीवन की योजनाओं के लिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।